हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। हमने फिजिकल स्पेक्ट्रा स्टार्ट कर रखी है और फिजिकल स्पेक्ट्रा में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट किया है जिसका एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है यानी कि सिमेट्री ऑफ रोटर मॉलिक्यूल चेक की थी। स्फेरिकल रोटर होगा या ठीक है। तो उस लेक्चर को देखने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। एक तो सिलेक्शन रूल कि कौन कौन से अलाउड होंगे रोटेशनल में स्पेक्ट्रा देंगे और कौन कौन से नहीं। फिर उसके बाद हम करेंगे एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो और आप सबकी प्रिपरेशन लॉकडाउन में कैसी चल रही है नेट जीआरएफ के लिए? अब तो उल्टा, लेकिन कुछ लोगों को आदत होगी कि लाइब्रेरी वगैरह या कोचिंग सेंटर जाके पढ़ने की, और घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। लेकिन अब ये बेनिफिट है कि हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ तो वो फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट कर दो। कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, या तो जुलाई एंड में एग्जाम होने की चांस है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा का सिलेक्शन रूल है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। तो देखो, सिलेक्शन रूल में क्या है कि अगर हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब बता दूं मैं क्या होता है। मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो रोटेशनली इनएक्टिव होगा। जैसे अगर हमारे पास होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया था ना, कौन कौन से, जैसे H2, N2, इन सब का आपको पता है कि अगर ये सेम वाले हैं तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, कैंसिल हो जाता है। तो जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है H2, N2, O2, C2, वो सारे के सारे रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर अब जैसे अपने पास लीनियर सिमेट्री वाले पढ़े थे अपने, एक लीनियर वाले और एक स्फेरिकल सिमेट्री लास्ट लेक्चर में। तो लीनियर सिमेट्रिकल में जो लीनियर में तो यू था जिसके पास सी इंफिनिटी एक्सिस है, वो सारे के सारे लीनियर में आते थे। लेकिन यहाँ पे सारे लीनियर इनएक्टिव नहीं होते। कौन कौन से लीनियर इनएक्टिव होते हैं? तो लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मतलब जो जैसे CO2 है, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैंसिल ही हो जाएगा इसका, ठीक है। HCl नहीं होगा, वो डिफरेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है वो, ठीक है। तो ये इनएक्टिव है। लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल CO2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लीनियर है और दोनों तरफ सेम है, एक्सेट्रा जो भी हो सकते हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। फिर स्फेरिकल सिमेट्री वाले जितने भी थे, कौन कौन से थे? जिनके पास या तो परफेक्टली टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और आइकोसाहेड्रल, वो सारे के सारे इनएक्टिव होते हैं। CH4, SF6 परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल एंड परफेक्टली टेट्राहेड्रल इनएक्टिव। ये सारे तो हो गए हमारे पास इनएक्टिव। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये सारे डाइपोल मोमेंट इन सबका 0 है, नॉन पोलर है। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल आर जनरली रोटेशनली एक्टिव। एग्जाम्पल कौन कौन सा ले सकते हो? जैसे लीनियर में भी HCl, ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल वाले तो इनएक्टिव थे, ठीक है। कोई सा भी HCnCO, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे रोटेशनली एक्टिव होंगे, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए इनके पास, ठीक है। और जैसे अब ये वाले तो हो गए एक्टिव पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन जो ये CH4 है, SF6, ये जो स्फेरिकल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है, UH6, SiH4, ये सारे हमने स्फेरिकल सिमेट्री में पढ़े थे। ये इनएक्टिव होते हैं, क्यों?
क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री के होते हैं और इसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइप का भरा था, IA इक्वल होगा IB और इक्वल होगा IC के। अगर ये हो जाए तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है। तो दीज आर इनएक्टिव बिकॉज ऑफ IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। लेकिन इनको हम एक्टिव भी बना सकते हैं अगर एक कंडीशन गिवन हो। कौन सी? अगर हाई प्रेशर पे इन मॉलिक्यूल्स को एक नैरो ट्यूब में डाला जाए, नैरो ट्यूब में डालेंगे तो एक डिफरेंट हो जाएगा और ये एक्टिव बन जाएंगे। लेकिन अगर हमसे एग्जाम में पूछते हैं कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हम कहेंगे ये इनएक्टिव है। लेकिन अगर एक कंडीशन गिवन हो हमें, कौन सी कंडीशन? कि एट हाई प्रेशर अबव मॉलिक्यूल्स, ये जो these molecules become rotationally active। ठीक है, लेकिन हमें वो जो सैंपल लेना है वो हमें एक लॉन्ग नैरो सेल में लेना है। टेकिंग सैंपल in a long narrow cell। इससे क्या होगा? जो IA है वो डज नॉट इक्वल टू IB इक्वल टू IC। हो सकता है एक डिफरेंट हो जाएगा, कोई सा भी, IC भी हो सकता है, कोई भी एक डिफरेंट हो जाएगा, तो ये रोटेशनली एक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ तब होगा जब ये कंडीशन गिवन होगी। आज तक तो ये आई नहीं है, हमसे ये डायरेक्ट पूछेंगे एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हम कहेंगे ये इनएक्टिव है। ठीक है, ये तो हमारे पास ग्रोथ सिलेक्शन रूल। अब हमारे पास है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल क्या है इसमें? कि जो हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर है, इसको हम J से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा J इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा MJ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 अलाउड है। ये है हमारे पास मैथमेटिकल सिलेक्शन रूल। कैसे आया ये? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताया था कि हम ये कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें ट्रांजिशन मूवमेंट इंटीग्रल ऑपरेटर पुट करना पड़ता है। देखो, जैसे हमें ये चेक करना है 0 से 1 में ट्रांजिशन अलाउड है या नहीं है, तो फंक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेट कंजुगेट, और जो हमें डायपोल मोमेंट की कोरस्पोंडिंग करना है तो ऑपरेटर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। फिर फंक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाली स्टेट d2। अगर ये 0 से 1 में, तो इस केस में ये आएगा डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ये अलाउड है, इसलिए प्लस 0 से 1 में भी अलाउड होगा और 1 से 0 में भी प्लस माइनस 1 अलाउड है। ठीक है, लेकिन अगर हमें चेक करना है 0 से 2 में, तो सेकेंड फंक्शन कंजुगेट ऑपरेटर डायपोल मोमेंट फंक्शन ऑफ ओरिजिनल d2 0 वाली स्टेट का, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0, इसलिए ये फॉरबिडन हो जाएगा। इसलिए इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा डेल्टा J प्लस माइनस 2 फॉरबिडन होता है, ये नॉट अलाउड, सिर्फ ये वाले ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है, अभी हमने सिलेक्शन रूल किया। अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल्स कोरेस्पोंडिंग टू रोटेशनल मोशन। कौन कौन से एनर्जी लेवल्स, क्या एनर्जी होगी? देखो, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसकी एनर्जी होती है BJ इंटू J प्लस 1। J है हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर, B है रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और जो इसकी डी जनरेसी, ये सारा हम क्वांटम में कर चुके हैं, नहीं तो आप एनर्जी डायरेक्ट ग्रैम कर लो BJ इंटू J प्लस 1। और इसकी जो डी जनरेसी होती है इनकी लेवल्स की, उसको डिनोट करते हैं GJ से, इक्वल टू 2J प्लस 1। अगर हमें एनर्जी गैप निकालना है इसका, जैसे सबसे पहले हम वो देख लेते हैं 0, यहाँ पे J इक्वल टू 0 भी अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम J इक्वल टू 0 पुट करते हैं
फंक्शन जीरो नहीं होता। अगर फंक्शन जीरो नहीं होता तो मतलब j इक्वल टू जीरो अलाउड होगा। ठीक है, तो जीरो एनर्जी निकालें तो यहाँ पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। फर्स्ट वाले की एनर्जी निकाले 2p, सेकेंड वाले की 6p, थर्ड वाले की यहाँ पे 3 पुट करो 12p। ठीक है, एंड सो ऑन। हम ऐसे इससे एनर्जी लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें डिफरेंस निकालना है तो एनर्जी लेवल्स के बीच का। वैसे तो डायरेक्ट जीरो इवन करके माइनस कर दो आ जाएगा, लेकिन हमें जनरलाइज फॉर्मूला पुट करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे j+1 पुट करो तो b j+1 j+2 माइनस j पुट करे b j इंटू j+1 मल्टीप्लाई करेंगे तो b j² +2 प्लस j+2j यानी कि 3j+2 माइनस b j² + j। b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, bj² + 3bj + 2b माइनस bj² माइनस bj। कैंसिल, क्या बचेगा? 2bj + 2b, दैट इज 2b कॉमन ले लें, j+1 2b। तो डेल्टा E हमारे पास आ गया j+1 2b। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं, अगर ये याद नहीं रहता तो डायरेक्ट जो भी है हमारे पास वो पुट करो और माइनस कर दो। ठीक है, जैसे अगर हमें निकालनी है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 48 लेवल एंड 47 लेवल, मतलब 48 माइनस एनर्जी ऑफ 47। अगर हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो जो बड़े वाली वैल्यू है उसको 2b से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 48 है को इसको 2b से मल्टीप्लाई कर दो तो 96b आंसर आ जाएगा। नहीं तो पहले 48 की निकालो, फिर 47 की, फिर माइनस करो। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस। अभी हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था, क्या था वो? डेल्टा J इक्वल टू +-1 और डेल्टा MJ 0 ±1। ठीक है, अब जो रोटेशनल एनर्जी होती है रिजिड रोटर में, हमने क्वांटम में पढ़ा भी था, उसमें V = 0 लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ½ I⍵²। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, और जो हमने एनर्जी निकाली है रोटेशनल स्पेक्ट्रा से वो है b j इंटू j+1। तो हम इसको इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ओमेगा क्या होता है हमारे पास? 2πν, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, 2πν, और न्यू क्या होता है? 1/t रोटेशनल। तो यहाँ पुट करेंगे ओमेगा = 2π/t रोटेशनल। t रोटेशनल की वैल्यू निकालनी है तो 2π/ω। तो हमारे पास रोटेशनल पीरियड कभी भी पूछ ले तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, रोटेशनल पीरियड। अब जो यहाँ पे यूनिट है, मेन तो यहाँ पे यूनिट का वो होता है रोल। कोई भी क्वेश्चन है वो यूनिट से होगा। आपने यूनिट कन्वर्जन देख लिए होंगे। तो देखो, मैंने बताया था जो I है उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी, वो हमने यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो I की यूनिट होती है kg/m², और ओमेगा की, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब ओमेगा की यूनिट देखनी तो पर सेकेंड। ओमेगा ये यूनिट लेस है, इसकी क्या होगी? सेकेंड। तो पर सेकेंड यानी कि पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और kg/m² को हम लिखते थे जूल सेकेंड स्क्वायर। यस, दो बताई थी मैंने, kg/m² इक्वल टू जूल सेकेंड स्क्वायर और kg/m इक्वल टू न्यूटन सेकेंड स्क्वायर यूनिट कन्वर्जन वाले लेक्चर में। और सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल
तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, जूल। इसका मतलब देखो इस पूरे की यूनिट जूल आई है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी जूल होनी चाहिए। लेकिन जे तो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी यूनिट तो होती नहीं है, तो बी की यूनिट होगी। और जो बी है रोटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है h²/8π² इन द यूनिट ऑफ जूल। एक याद कर लो, किसी में भी पूछ ले पर सेंटीमीटर में, पर सेकंड में, वो हमने कन्वर्ट करना सीख गए कि जूल को पर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एचसी से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये जूल में है, तो मतलब हमें जो यहाँ इसकी यूनिट जूल है, तो हमें यहाँ पे जो बी लेना है वो जूल वाला ही लेना है। अगर कोई और दे रखा है तो पहले उसको जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे देख भी सकते हो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जूल सेकेंड, यूनिट होती है इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय आई की क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल सेकेंड स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है ये। तो यहां से क्या बचेगा, हमारे पास जूल बचेगा, तो ये जूल में यूनिट है। ठीक है, तो ये जो बी की वैल्यू है वो है इन द टर्म्स ऑफ जूल। लेकिन अगर हमें बी की वैल्यू पर सेंटीमीटर और पर सेकंड में चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी जूल को पर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो एचसी से डिवाइड कर दो। तो जो बी की वैल्यू है h²/8π² आई एचसी से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये h कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इन द टर्म्स ऑफ पर सेकेंड निकालनी हो तो देखो E = h न्यू होता है, इसकी यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड होती है, तो और इसकी जूल, तो क्या करो h से डिवाइड कर दो, पर सेकेंड में निकालना है तो b h से डिवाइड कर दो, h/8π² ये आ जाएगी इन द टर्म्स ऑफ पर सेकेंड। ठीक है, ये बी की कोई भी एक जूल वाली नाम कर लो, ये तो अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, अब हम इसके एनर्जी लेवल्स के कोरेस्पोंडिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगर हम आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन कर दें तो रोटेशनल लेवल पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं दोनों। तो कंसीडर द टू स्टेट सिस्टम and thermal equilibrium with equal degeneracy where the excited state is higher in energy than the ground state। जो energy difference है वो दे रखा है by 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The ratio of population of these two state बताना है। देखो हमने लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन, जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, उसमें पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था कि n2/n1 = e की पावर, यहाँ पे डीजेनरेसी आएगी G2/G1 e⁻∆E/kT। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस पॉपुलेशन रेशियो निकालना है। तो n एक्साइटेड बाय ग्राउंड इक्वल टू, और इसमें क्या है, इक्वल डीजेनरेसी। अगर डीजेनरेसी दोनों इक्वल है तो कैंसिल ही हो जाएगी, इसको तो लिखेंगे e⁻∆E। जो डेल्टा E है वो है 0.1 और डिवाइड बाय kT। यहाँ पे k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन्होंने पूरी वैल्यू दे रखी है 0.05। तो गेट में वो क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेटर भी गिवन होता है, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द टू स्टेट्स दैट गिव राइज टू लाइन विथ 1 cm/cm एंड 0.2 per cm। देखो रेशियो ऑफ लाइफ टाइम बताना है, मतलब T1/T2 बताना है हमें। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, लाइन जो दैट टू स्टेट दैट राइज टू लाइन विथ 1 per cm। पर सेंटीमीटर में दे रखा है, मतलब वेव नंबर दे रखा है, और लाइन विड्थ है मतलब डेल्टा न्यू बार। फर्स्ट वाला कितना देखा है 1, और सेकंड वाला 1 per cm, और डेल्टा न्यू 2 बार हमें गिवन है 0.2 per cm। तो देखो अब T यूनिट में क्या रिलेशन होता है, तो हमें पता है न्यू = 1/T होता है, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, C/λ। ये 1/T है,
इसको क्या लिख सकते हैं, सी न्यू बार, मतलब टी और न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं T1 बाय T2 इज इक्वल टू डेल्टा न्यू 2 बार बाय डेल्टा न्यू 1 बार। इनवर्सली है, 2 वाला इधर 1 वाला इधर, बस वैल्यू पुट कर दो। 2 कितना है, 0.2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास 1 ही गिवन है या 0.1 गिवन है। एक सेकेंड, अब हमारे पास ये दो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। द J equal to 0 to 1 rotational transition for HBr occurs at 500.72 gigahertz. Assuming the molecule to be resist rotor, the J equal to 3 to 4 transition occurs at, ठीक है, मतलब अगर 0 to 1 के लिए दे रखी है और 3 to 4 के लिए निकालनी है, गिवन है हमें गीगर्ट्स में और आंसर चाहिए हमें पर सेंटीमीटर में, तो हमने डेल्टा E का फॉर्मूला भी निकाला है 2b इंटू जे प्लस 1, तो 0 to 1 के लिए डेल्टा E क्या होगा, बड़े वाले को 2b से मल्टीप्लाई कर दो, 2b ही आएगा, 1 से करेंगे, मतलब जो 2b की वैल्यू हमें गिवन है वो है 500.72 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, हमें निकालना क्या 3 to 4 के लिए डेल्टा E, तो बड़े वाले को 2b से कर दो, तो 4 2 जा 8 b हो जाएगा। हमें इसकी बस सिंपल है, 2b की वैल्यू गिवन है, 8b की निकालनी है, तो भाई ऐसे सिंपल 2b की कितनी देखिए 500.72, 8b की कितनी हो जाएगी डिवाइड बाय 2b इंटू 8b। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है, इतने गीगाहर्ट्ज आया ये तो, या गीगाहर्ट्ज में, हमें चाहिए पर सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 202.88 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। यस, ठीक है, और हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं पर सेकेंड भी। अब पर सेकेंड को हमें पर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको पता होगा कैसे होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लेमडा, दैट इज सी न्यू बार, इसकी यूनिट पर सेंटीमीटर, इसकी पर सेकेंड, हमें पर सेकेंड को पर सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सी से डिवाइड कर दो, सी से डिवाइड करेंगे मतलब 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल, तो पर सेंटीमीटर हमारे पास यूनिट आ जाएगा, ये हो जाएगा 200.28 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 66.8 पर सेंटीमीटर। मतलब सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन जो सारा का सारा हमारा खेल है वो है यूनिट कन्वर्जन का। ये क्वेश्चंस यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड है सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, इसमें तो कोई यूनिट का भी चक्कर नहीं है, इसमें पर सेंटीमीटर है, इसमें भी हमें पर सेंटीमीटर में निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द बोर्ड लेंथ ऑफ HI मॉलिक्यूल इज 1.627 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द रोटेशनल स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी इन पर सेंटीमीटर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन। 0 से 1 के लिए बतानी है, तो और वो भी पर सेंटीमीटर में, तो डेल्टा E हमें पता है 0 से 1 में 2b, ये हमें निकालना है इन द यूनिट ऑफ पर सेंटीमीटर। ठीक है, और जो R हमें गिवन है वो है 1.627 एंगस्ट्रॉम है, इसको 10 की पावर -10 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम B निकाल लेते हैं, अगर हम B भी इन पर सेंटीमीटर निकालें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। B की वैल्यू क्या होती है इन पर सेंटीमीटर, h/8π²। IC मैंने बताया था जो जूल वाली है उसको HC से डिवाइड कर दो तो इन पर सेंटीमीटर में आ जाएगी। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। I क्या होता है हमें पता है न्यू R स्क्वायर, R की वैल्यू हमें पता है, न्यू कैसे निकालते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस
M2 जो भी आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे ग्राम पर मोल में आता है, उसको किलोग्राम पर मॉलिक्यूल में निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू, क्योंकि ये HI है तो इसका मास 1, इसका 128 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। H की जगह 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर 3.14 स्क्वायर। I की वैल्यू म्यू आर स्क्वायर, म्यू की जगह ये पुट करते हैं 127 बाय 128 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और I हो गया C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सोल्व करके आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे हमें मीटर पर सेकेंड वाली वैल्यू पुट करनी है या सेंटीमीटर पर सेकेंड? सोल्व तो कर लेंगे, कैलकुलेटर गेट में गिवन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारा का सारा गेम ही यूनिट्स का है, तो क्या इससे हमारा आंसर हमें चेक करना पड़ेगा कि पर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो देखो कैसे चेक करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये है, H जो हमने पुट किया है वो पुट किया हमने इन द टर्म्स ऑफ जूल सेकेंड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये यूनिट कैसे नंबर है, I की वैल्यू, I हमें पता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, C हमने पुट किया है इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मैंने बताया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जूल सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर जूल सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर सेंटीमीटर में। तो जो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा वो पर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो सारा का सारा गेम ही यूनिट्स का है। अगर हमने यूनिट चेक नहीं करी, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 10.34 पर सेंटीमीटर, लेकिन हमें निकालना है 2b की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना, स्पेशली क्वेश्चन इजी है इसके। अब ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The rotational spectral line is separated by 3.6 per centimeter. Then the value of rotational constant in hertz. B की वैल्यू बतानी है, लेकिन ये गिवन क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन इज सेपरेटेड बाय 3.6। देखो रोटेशनल की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका जो गैप होता है वो हमेशा 2b रहता है, ये फिक्स है। देखो कैसे, ये फिक्स है इसमें। ठीक है, रोटेशन मतलब लाइन गैप, जो स्पेक्ट्रल लाइन गैप है वो तो 2b है, वो फिक्स रहता है। लेकिन अगर कहते हैं ट्रांजिशन गैप, वो फिक्स नहीं है, वो 2b 6b है ना। अभी हमने निकाला भी था 0b। देखो जैसे 0 to 1 के लिए देखते हैं तो हमारे पास 2b आएगा डेल्टा ई, 1 से 2 के लिए देखते हैं तो कितना आएगा 6b। डेल्टा ई की वैल्यू हमने निकाली थी ना, j+1 इंटू 2b, वही पुट कर रहे हैं। j की वैल्यू मतलब 1 पुट करो, 2 इंटू 2 यानी कि 6b। सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। देखो क्या करना होता है, 0 से 1 के लिए निकालनी है तो j की वैल्यू 0 पुट करो, तो क्या होगा j+1 2b, दैट इज जस्ट अ मिनट। यस, हम सही कर रहे थे कि 0 से 1 में 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b, 1 पुट करेंगे तो 4b। ऐसे 1 से 2 से 3 में निकालनी है अगर हमें ट्रांजिशन, क्योंकि डेल्टा j +-1 ही अलाउड होता है, तो 2 पुट करेंगे तो 6b। ठीक है, तो इनका जो गैप है वो देखो 2b का है।
तो जो एनर्जी का गैप है वो 2b का फिक्स रहता है। देखो कंफ्यूज मत होना, स्पेक्ट्रल लाइन गैप अलग बात है और ट्रांजिशन गैप या एनर्जी गैप वो अलग बात है। अगर ट्रांजिशन गैप या एनर्जी गैप निकालते हैं तो हम ऐसे निकालेंगे, और जो स्पेक्ट्रल लाइन गैप है वो लाइन का जो गैप है वो 2b फिक्स है। तो यहाँ पे लाइन का गैप दिया हुआ है 3.6, यानी कि जो हमें वैल्यू गिवन है वो 2b की गिवन है 3.6 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें b निकालना है हर्ट्ज में। b तो सिंपल निकल जाएगा, यानी कि 3.6/2, लेकिन ये आया इन द यूनिट ऑफ पर सेंटीमीटर। हमें निकालना है हर्ट्ज में, तो पर सेंटीमीटर को हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, ये पर सेंटीमीटर, ये हर्ट्ज या पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या करें, पर सेंटीमीटर को हर्ट्ज में करना है तो सी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या थी? पर सेंटीमीटर। तो ये कैंसिल, तो हर्ट्ज में हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5.4 × 10⁻10 हर्ट्ज पर सेकेंड। हर्ट्ज में आया, हमें निकालना है इन द टर्म्स ऑफ या तो मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, जो भी जिसमें निकलता है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 54 × 10⁹ हर्ट्ज। तो ये क्या हो जाएगा? 54 10⁹ हर्ट्ज क्या होता है? गीगा हर्ट्ज। तो सी हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ठीक था, बस यूनिट का चक्कर था, और ये कि जो स्पेक्ट्रल लाइन गैप है वो 2b फिक्स होता है, ट्रांजिशन गैप फिक्स नहीं है, वो 4b 6b 2b। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम j = 0 to j = 1। यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन है, मतलब ये वाली 2b occurs at x joule। The transition from j = 3 to 4 occurs at, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो 0 से 1 वाली ट्रांजिशन हो रही है, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2b, मतलब जो 2b की वैल्यू गिवन है वो हमें x गिवन है। अब हमें निकालनी है 3 to 4 वाली, तो यहाँ 3 पुट करोगे 8b, मतलब हमें 8b निकालना है, 2b गिवन है, तो 2b की वैल्यू x है, तो 8b की क्या हो जाएगी? x/2b × 8b, यानी कि 4x। b हमारा आंसर करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। जो हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सेम टाइप के हैं। तो ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूल विद स्मॉल रोटेशनल कांस्टेंट अमंग द फॉलोइंग इज। इसमें ये क्या बताना है कि b की वैल्यू सबसे कम किस में है। तो देखो b क्या होता है? x²/8π²i, मतलब b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i। i क्या होता है? μr², मतलब हम यूं कह सकते हैं कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। तो जिसका न्यू ज्यादा उसका b कम होगा, स्मॉल बताना है हमें। तो जिसका मास ज्यादा उसका रोटेशनल कांस्टेंट कम। तो इनमें सबसे ज्यादा मास देखो, अगर हम ओवरऑल निकालते हैं तो नाइट्रोजन CH, यहाँ पे क्लोरीन आ गया हायर मास का, यहाँ क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, यहाँ सिर्फ क्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा, वैसे हम निकाल के भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से सीधा आइडिया मिल रहा है कि इसका न्यू ज्यादा होगा सी वाले ऑप्शन का और बी कम होगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द रोटेशनल कांस्टेंट B for HCl 35 वाला दे रखा 37 एंड ड्यूटेरियम फॉलोज द ऑर्डर। इसमें किसका रोटेशनल कांस्टेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो हमें पता है न्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, न्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो इसके लिए अगर हम 35 क्लोरीन के लिए निकालते हैं तो क्या आता है? देखो 1 हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35, m1 m2 अपॉन 35 प्लस 1 काफी स्मॉल है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 35/35 मतलब 1 अप्रोक्स कुछ आएगा। ठीक है, अगर हम नेग्लेक्ट करके देखते हैं तो ऐसे ही हम 37 के लिए निकाल सकते हैं क्लोरीन के लिए।
तो 1 इंटू 37 प्लस 1। सिमिलरली हम 1 को निग्लेक्ट करेंगे तो ये भी 1 अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ऐसे हम ड्यूटेरियम के लिए निकालते हैं। ड्यूटेरियम का कितना होता है, 2 होता है मास, तो 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 35 यानी कि 70/37, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मास सबसे ज्यादा, तो इसका बी रोटेशनल कांस्टेंट सबसे कम। हमें ये तो पता चल गया कि ड्यूटेरियम वाले का सबसे कम होगा। ठीक है, अब इन दोनों में या तो पूरी कैलकुलेशन करके देखो, नेग्लेक्ट नहीं करके। ठीक है, नहीं तो 35 वाले का कम है, 37 वाले का ज्यादा है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, the rotation constant differ as we move from one vibrational level to other vibrational level. Generally, rotational constant increases as we move towards higher vibrational level. इस स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो देखो अगर हम वाइब्रेशनल वाला यूज हो गया इसमें थोड़ा सा, तो हम जो ग्राफ बनाते हैं वो यूं आता है। जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही। इसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये वाला, इसमें ये इंक्रीज हो गया और इंक्रीज, मतलब ऊपर जाते जाते हायर वाइब्रेशनल लेवल में, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हम ये पढ़ेंगे, तो हायर वाइब्रेशनल लेवल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो हमें बताना है रोटेशनल कांस्टेंट, तो बी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई क्या होता है, न्यू आर स्क्वायर, मतलब बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो आर इंक्रीज करेगा तो रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज करेगा ऊपर जाते जाते। तो डिफर तो करता है लेकिन इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। 3 consecutive lines in rotational spectrum of HBr are observed at 85, 102 and 119. Assign the lines with transition. पहले तो हमें बताने कौन सी ट्रांजिशन के लिए लाइंस गिवन है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बी भी निकालना है और आर की वैल्यू निकालनी है पिकोमीटर। ठीक है, देखो अभी हमने किया था जो कंजर्वेटिव लाइंस का जो गैप होता है वो कितना होता है, 2b इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो वही दे रखा है इन्होंने, देखो 3 लाइंस गिवन है, एक है 85 पे, 102 एंड 119। तो ये गैप देखो कितना है इनके बीच में, 17, ये भी 17 का गैप है। तो मतलब जो 2b हमें दे रखा है वो 17 पर सेंटीमीटर है, तो b तो हमारे पास यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो b तो आ गया और हमें निकालना है कि कौन सी लाइंस के लिए है। तो देखो डेल्टा ई, अगर हम ये फर्स्ट लाइन देखें, इन दोनों के मान लो यहाँ पे भी एक लाइन होगी, तो अगर ये इन दोनों का गैप कितना होगा, 85 होगा, इसका मतलब यही है। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 85 है इस फर्स्ट वाले के लिए। वो लाइंस का गैप भी देख रहे हैं हम 2b, डेल्टा ई तो 85 होगा। ठीक है, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, बी जे प्लस 1 इंटू 2b, तो इक्वल टू 85। 2b की वैल्यू 17 पुट कर देंगे, 2b पूरे की वैल्यू 17 इक्वल टू 85, तो j की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो मतलब ये जो फर्स्ट वाली ट्रांजिशन वो गिवन है हमें, कहां से कहां तक j की वैल्यू छोटी वाली पुट करते हैं ना यहाँ पे, तो j की वैल्यू 4 to 5 के लिए हमें ट्रांजिशन ये वाली गिवन है। ठीक है, ये 4 to 5 के लिए ऐसे ये नेक्स्ट वाली भी निकाल सकते हैं। कंसेक्यूटिव है तो 4 to 5 है तो ये 5 to 6 होगी। ठीक है, निकाल भी सकते हो। फिर हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r देखो b हमें पता है इन पर सेंटीमीटर में है, तो h/8π²IC। ठीक है, तो h की वैल्यू हमें पता ही है, एक बार यूनिट्स चेक कर लो, ये होगी जूल सेकेंड। आई जो हम पुट करेंगे वो किसमें पुट करेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, क्योंकि म्यू आर स्क्वायर, म्यू आप निकाल ही सकते हो, m1 m2 m1 m2। ठीक है, c
सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा, और हमें पता है जूल सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये यूनिट आ जाएगी पर सेंटीमीटर में। इसको हम पिकोमीटर या फिर अगर मीटर पर सेकेंड में पुट कर दो चाहे तो पर मीटर में आ जाएगी। ठीक है, ये हमने B की वैल्यू देखी है ये तो, ठीक है, लेकिन हमें तो R निकालना था ना, तो एक बार हम R की वैल्यू देख लेते हैं। B तो हमारे पास पर सेंटीमीटर में आया हुआ है, तो B को कैसे पुट करेंगे, h/8 पाई स्क्वायर IC, I की जगह पुट करेंगे म्यू R स्क्वायर C। R स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, h/8 पाई स्क्वायर म्यू BC। R की वैल्यू निकालनी है पूरे पे रूट हो जाएगा। अब देखो यूनिट हमें पिकोमीटर में निकालनी है, H किस में है, जूल सेकेंड में, म्यू इसकी तो यूनिट क्या होती, न्यू किलोग्राम में, ठीक है, B इन पर सेंटीमीटर गिवन है जो पुट करेंगे, C सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो ये तो कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड स्क्वायर बाय किलोग्राम, इस पे रूट है पूरे पे, ठीक है, तो जूल सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इक्वल ही होते हैं, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर दैट इज इन मीटर। तो यहां से हमारे पास जो R की यूनिट आएगी वो मीटर में आएगी, उसको हम पिकोमीटर में आराम से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सोल्व करना है इसको, वो तो कैलकुलेटर अलाउड है, गेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बस सारा का सारा मेथड यहाँ पे यूनिट्स का है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1/5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:5। इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।